stand up for the truth, stand up for Israel, stand up for the Jewish people, stand up for the Jewish future. कि इजराइल और अमेरिका एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। घूम फिर कर सुपर पावर को आना वहीं पड़ेगा जहां इजराइल चाहेगा, जहां बेंजामिन नेतन्याहू चाहेंगे। ये लड़ाई असल में बेंजामिन नेतन्याहू यहूदियों इजराइलियों की लड़ाई है, लेकिन जिसकी लड़ाई है वही पंचायत में नहीं है। स्विट्जरलैंड में जिसको शांति वार्ता के लिए दोनों तीनों टीमें पहुंची थी, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इजराइल उसमें है ही नहीं, लड़ाई इजराइल की। और उस बैठक में क्या हुआ? बैठक में हुआ ये कि बीच बैठक में चले हैं लात घुसे, बीच बैठक से ईरानियंस भाग गए। आप इसकी शक्ल देखो और जरा सोचो इसकी शक्ल लग किसकी तरह रही, इसको किस बात का नुकसान हुआ होगा? जैसे प्रॉपर्टी डीलर को कमीशन न मिला हो, ऐसी बेइज्जती अमेरिका की स्विट्जरलैंड में हुई है। जैसे तैसे हाथ मलते रहे हैं। दूसरी तरफ शांति की वार्ता हो रही है और जेरूसलेम यानी कि इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। वहां जहां अमेरिका छटपटाएगा, वहां जहां अमेरिका को तड़प होगी, जहां तकलीफ होगी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाएगा। इजराइल ये तय करना चाहता है कि उसके यहां फिर से कोई अक्टूबर 2023 न दोहरा सके, कम से कम अगले 150 साल तक। दर्शकों, मैंने पहले भी आपसे ये कहा है कि इजराइल और अमेरिका एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर अमेरिका चाहे भी तो अमेरिकी प्रशासन, इवन डोनाल्ड ट्रंप, इससे पहले बिडेन थे, अगर कोई चाहे भी तो क्या इजराइल को अकेला छोड़ा जा सकता है? क्या इजराइल को उसके हाल पर छोड़ा जा सकता है? यह कहानी बेहद पेचीदा है, लेकिन घूम फिर कर सुपर पावर को आना वहीं पड़ेगा जहां इजराइल चाहेगा, जहां बेंजामिन नेतन्याहू चाहेंगे। इसको आप दोस्ती का नाम दे दें, इसको डिफेंस डील का नाम दे दें, इसको ऐसा भी कह दें कि वो जो कहते हैं ना कि राजा की जान तोते में है। अब इसमें राजा कौन है, तोता कौन है, ये आप तय करें। दरअसल ये जो बार बार शांति की वार्ताएं हो रही हैं, जो स्विट्जरलैंड में हुआ, जहां जेडी वेंस पहुंचे, अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बीइंग अ मीडिएटर पहुंचे, यानी दलाल, हमारे यहां दलाली कहते हैं, बिचौलिया, और तीसरी पार्टी ईरान, ये सब पहुंचे। लेकिन जैसा कि बार बार कहते हैं बोरा साहब कि दूल्हा कहां है? यह लड़ाई असल में अमेरिका की है क्या? नहीं है। यह लड़ाई असल में बेंजामिन नेतन्याहू यहूदियों इजराइलियों की लड़ाई है, लेकिन जिसकी लड़ाई है वही पंचायत में नहीं है और बाकी सब पहुंचे हुए हैं। स्विट्जरलैंड में तो बाबू ऐसा ड्रामा हुआ है जिसका कोई कहना ही नहीं। बीच बैठक से ईरानियंस भाग गए। हुआ यह कि जो बिचौलिया है, उस बिचौलिए से तो ईरानी डेलीगेशन मिल रहा है, अरागची मिल रहे हैं जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, लेकिन बगल में खड़े जेडी वेंस से नहीं मिल रहे। मुनीर से मुलाकात हो रही है, लेकिन अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात नहीं हो रही है। यहां की जो कतर की तरफ से जो निगोशिएशन टीम में व्यक्ति शामिल है, वो व्यक्ति भी आता है, शहबाज शरीफ से मिलता है, और किससे नहीं मिल रहा है? जेडी वेंस से नहीं मिल रहा है, मुनीर से मिल रहा है। ऐसा लगता है कि क्या ट्रंप ने केवल बेइज्जत होने के लिए जेडी वेंस को भेजा था? स्विट्जरलैंड में जिसको शांति वार्ता के लिए दोनों तीनों टीमें पहुंची थी, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इजराइल उसमें है ही नहीं, लड़ाई इजराइल की। और उस बैठक में क्या हुआ? बैठक में हुआ ये कि बीच बैठक में चले हैं लात घुसे, जूता चप्पल, जिसको कहते हैं जूतम पैजार। जूतम पैजार का मतलब एक दूसरे को सब जूता नहीं मार रहे हैं, काइंड ऑफ वैसा नहीं, लेकिन शब्दों वाली कहानी तो वही होगी। माहौल एकदम अजीब रहा होगा। आपको मैं शहबाज शरीफ की शक्ल दिखा रहा हूं। शहबाज शरीफ की शक्ल देख के आपको क्या लग रहा है? ध्यान से देखिए। शहबाज शरीफ का दावा है कि यह वहां शांति कराने गया हुआ था अमेरिका और ईरान के बीच में, लेकिन चूंकि ईरानी डेलीगेशन बगैर किसी बात के निकल गया,
ये बोलकर कि यहां बैठक चल रहा है, उधर ट्रंप साहब ट्विटर पे धमका रहे हैं। क्या बातचीत होगी? इधर बैठक चल रहा है, उधर नेतन्याहू कह रहे हैं कि लेबनान तो अभी कब्जा शुरू किए हैं, अभी कब्जाएंगे, लेबनान में सिक्योरिटी जोन बनाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। और जो शांति की 14 शर्तें थी उसमें पहला ही शर्त यह है कि दोनों ही फ्रंट पर, हर फ्रंट पर लड़ाई रोकेंगे दोनों ही तीनों पार्टीज, अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देश यानी कि इजराइल। जिस समय शांति की वार्ता हो रही है उस समय ट्रंप ईरानियंस को गलिया रहे हैं, उस समय नेतन्याहू बमबाजी कर रहे हैं। और यही कारण है, ये जो आप इसकी शक्ल देख रहे हो, शक्ल हटाना नहीं है स्क्रीन से शहबाज शरीफ की, आप इसकी शक्ल देखो और जरा सोचो इसकी शक्ल लग किसकी तरह रही है। इसको किस बात का नुकसान हुआ होगा? जैसे प्रॉपर्टी डीलर को कमीशन न मिला हो, जैसे बिचौलियों को उसका कमीशन नहीं होता है। गांव घर में लोग शादी ब्याह करवाते हैं, लोग आज भी बड़े बुजुर्ग, तो आजकल तो बड़े बड़े वो खुल गए हैं, मैरिज ब्यूरोज खुल गए, वो शादी कराने के पैसे लेते। ऐसा लगता है शहबाज शरीफ ने को कहीं से कुछ माल आना था, ईरानियंस उठ के भाग गए, अब माल आएगा नहीं। और वही शक्ल देखो, इसकी शक्ल पे 12 बजे, ऐसा जैसे बेटी अब कंवारी रह जाएगी, तेरी तो बेटी ही नहीं थी, तेरा काहे का लेना, न तू 9 में न 2 में, खामा बिस्मिल्लाह बन रहे हैं। लेकिन कहानी इतनी ही नहीं है। खैर, इनकी तो जो शक्ल है सो है। अब बात आइए, देखिए स्विट्जरलैंड में सब बैठे थे कि जी शांति करेंगे। जेडी वांस को वहां ट्रंप ने भेजा शांति करने की, और खुद ट्रंप ट्रुथ सोशल पर क्या लिख रहे हैं? ईरान मस्ट इमीडिएटली स्टॉप देयर हाईली पेड प्रॉक्सीज इन लेबनान फ्रॉम कॉजिंग ट्रबल. If they don't, will hit Iran very hard again, just like we did last week, only harder. प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। अब आप ये बताइए, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई तुम जो पैसा दे करके प्रॉक्सीज पाल रहे हो, वो प्रॉक्सीज लेबनान में परेशानी खड़ी कर रही हैं। जबकि डील का पहला ही शर्त यह है कि केवल लेबनान में जो हिजबुल्लाह नहीं, सहयोगी देशों की बात है, सहयोगी अलाइज की बात है। मतलब अगर हिजबुल्लाह अपनी फायरिंग रोकेगा तो इजराइल को भी रुकना है। इजराइल तो जिस दिन फ्रांस में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप ने यह सिग्नेचर किए मैक्रों के बगल में बैठकर, इजराइल उस दिन भी लेबनान में मार रहा था। और डोनाल्ड ट्रंप यह कह रहे थे कि मैं जो कहूंगा इजराइल वही करेगा। और ट्रंप की कही गई, पब्लिकली कही गई किसी बात को इजराइल मान नहीं रहा है। एक तरफ शांति की बैठक हो रही है, दूसरी तरफ वो ईरानियंस को धमका रहे हैं। ईरानियंस ने कहा कि ऐसा है यार, कोई पंचायत नहीं होगी, हम लोग जा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने रांची मिले और उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा है, हो गया बहुत पंचायत, हम जा रहे हैं। जेडी वांस देखते रह गए, उनसे कोई मिला ही नहीं। वो असीम मुनीर से मिल रहा है, वो शहबाज शरीफ से मिल रहा है जो ईरानियन डेलीगेशन है, लेकिन जेडी वांस से नहीं मिल रहे। ऐसी बेइज्जती अमेरिका की स्विट्जरलैंड में हुई है, जैसे तैसे हाथ मलते रहे हैं। दूसरी तरफ शांति की वार्ता हो रही है और जेरूसलेम यानी कि इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। दुखती रग, वहां जहां अमेरिका छटपटाएगा, वहां जहां अमेरिका को तड़प होगी, जहां तकलीफ होगी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाएगा। क्या कह रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जरा ध्यान से देखिएगा। अमेरिका में सब मानते हैं कि जो मैं कहता हूं वही ट्रंप करते हैं। इजराइल में सब मानते हैं जो ट्रंप कहते हैं वही मैं करता हूं। दोनों सही नहीं है। हम दोनों अपने देशों के प्रमुख हैं, अपने देशों के हितों के लिहाज से व्यवहार करते हैं। लेकिन जो कहानी आगे बढ़ रही है वो ये, जहां बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं, आई आस्क यू Jews of America, Jews of diaspora, stand up, don't be afraid, fight back, because people will only respect us if we respect ourselves. But I ask you, the Jews of America and the Jews of the diaspora, to do one thing. Stand up. Don't cower. Don't be afraid. Fight back. Because people will only respect us if we respect ourselves. And when they level lies at us, throw back the truth and do it
stand up for the truth, stand up for Israel, stand up for the Jewish people, stand up for the Jewish future. क्या आप इस बयान का मतलब समझ रहे हैं? इस बयान की गंभीरता, इसका पैमाना, इसकी पैमाइश, ये मैसेजिंग किसको है, किस लिए है? क्या आप इसका आकलन कर पा रहे हैं? दुनिया के यहूदियों को बेंजामिन नेतन्याहू आह्वान कर रहे हैं कि अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ो। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको अपने लोगों के लिए लड़ना होगा, अपने लोगों की इज्जत करनी होगी। और वो कह रहे हैं अमेरिका के यहूदियों, और ये तब कहा जा रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं जो कहता हूं वही करता है, मैं जो बोलूंगा वही करना पड़ेगा। अमेरिका में अलग तरीके का प्रेशर है इस युद्ध को रोकने के लिए। अमेरिका जैसे तैसे छोड़ छाड़ कर भागना चाहता है। अमेरिका किसी भी युद्ध से जैसे हड़बड़ाहट में भागता है, यह वही मौका है। अमेरिका को लगा था, यूएस थिंक टैंक को लगा था कि शायद ईरान की टॉप लीडरशिप जो पॉलिटिकल है, जो मिलिट्री की है, उसको निपटाने के बाद हमारा काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने ईरान को हल्के में आंकने की कोशिश की। वो ये नहीं समझ सके कि पिछले 30 साल में ईरान अपने यहां किस तरह का सेटअप या मोडस ऑपरेंडी तैयार कर रहा था। एक ऐसा तंत्र जो किसी के आने और जाने पर निर्भर नहीं है, एक ऐसा तंत्र जो कोई चला जाएगा तो भी अपना काम कर रहा है। अमेरिका को इस बात की उम्मीद नहीं थी, और अब वो उससे कैसे भी निकलना चाहते हैं। बात केवल निकलने की नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से वो प्रेशर अमेरिका पर दुनिया डाल रही है कि आप इसको और कंटिन्यू नहीं रख सकते। डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग अमेरिका के अंदर गिर रही है। आने वाले समय में वहां राज्यों के चुनाव हैं, उसको अगर चुनाव हार गया वो तो इंपीच तक हो सकता है। और यही कारण है कि ट्रंप जैसे तैसे बच बचा के निकलना चाहते हैं। दूसरी तरफ इजराइल, मोसाद और इजरायली थिंक टैंक को यह लगता है कि यह वंस इन अ लाइफ टाइम मौका है। यह सदियों की लड़ाई है जो अगले 100 साल तक आपकी सुरक्षा को तय कर सकता है। इजराइल यह तय करना चाहता है कि उसके यहां फिर से कोई अक्टूबर 2023 न दोहरा सके, कम से कम अगले 150 साल तक। और यह लड़ाई उसी की है, और इसी पशोपेश में इजराइल और अमेरिका दोनों हैं। अमेरिका इस युद्ध को अभी तो छोड़ के जाना चाहता है, लेकिन वो भविष्य में नई तैयारी से आने का मौका ढूंढ रहा है। इजराइल को लग रहा है कि जो कर रहे हैं उसको एक बार करके खत्म करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि दोनों पार्टनर एक दूसरे के दुश्मन हो गए, बर्बाद हो, नहीं। विचारों में विभिन्नता है, सोच में बिखराव है। जो कुछ नेतन्याहू ने कल कुछ कहा है, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कल नेतन्याहू ने कही हैं। उन्होंने कहा है कि द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वी हैव मेड इज टू ब्रेक थ्रू द बैरियर ऑफ फियर। हमने डर को खत्म किया है। फॉर ईयर्स पीपुल टोल्ड अस you cannot attack the soil of Iran, but we changed that. We sent our brave pilots over the skies of Iran and they took out regime targets, terror targets, missile batteries, missile production sites and nuclear sites. बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि लोग हमसे कहते थे कि आप ईरान पर अटैक नहीं कर सकते। हमने उस फियर को, उस डर को तोड़ा है। हमारे बहादुर पायलटों ने उनके न्यूक्लियर साइट्स, उनकी मिसाइल बैटरीज, उनके मिसाइल प्रोडक्शंस, उन सब को तबाह नेश्ता बनाबूद कर दिया। आगे जो नेतन्याहू कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? अमेरिका के दबाव, दुनिया की आलोचना, इन तमाम चीजों के बावजूद इजराइल ये कह रहा है वी एस्टेब्लिश सिक्योरिटी जोन इन गाजा, वी एस्टेब्लिश सिक्योरिटी जोन इन सीरिया, वी एस्टेब्लिश सिक्योरिटी जोन इन लेबनान एंड वी शैल कीप इट एज लॉन्ग एज नेसेसरी। हमने गाजा में सिक्योरिटी जोन यानी वो बफर जोन तैयार किया है। गाजा की कई किलोमीटर की जमीन इजरायली कब्जे में है और इजराइल उसको बफर जोन बनाएगा, नो मैंस लैंड बनाएगा। इजराइल उसको नहीं छोड़ने वाला है। वही बात इजराइल नॉर्दर्न इलाके में भी कर रहा है जहां पर लेबनान है। लेबनान का सैकड़ों किलोमीटर का इलाका वहां बफर जोन बनाएगा, यानी लेबनानी जमीन पर इजराइल कब्जा करेगा। और वो कह रहा है कि हमारी सुरक्षा के लिए जो जरूरी होगा हम करेंगे। आप
किसी और जगह पर होके इजराइल को नुकसान पहुंचाएंगे और आप बचे रहेंगे इसलिए क्योंकि आप इजराइल से दूर है। इजराइल ये नहीं होने देगा। यहूदियों का दुश्मन, इजराइल का दुश्मन चाहे दुनिया के जिस कोने में है, हम मारेंगे। हमें परवाह नहीं है कि अमेरिका क्या कह रहा है, यूरोप क्या कह रहा है, दुनिया का कोई देश क्या कह रहा है। यह लड़ाई यहूदियों की है, यह लड़ाई हर इजरायली की है। हर इजरायली को यह लड़ाई लड़ना चाहिए। वो आगे कह रहे, वी चेंज Israel security policy and now we initiate attack and surprise enemies. We attack those who seek to kill us before they get a chance to do so. हम उन हर लोगों को मारेंगे, इजराइल के हर उस दुश्मन को मारेंगे जो इस मौके की तलाश में है कि उसे मौका मिलेगा तो वो इजराइल और यहूदियों को तबाह बर्बाद कर देगा। हम अब इंतजार किसी हमले का नहीं करेंगे। हमने हमारी पॉलिसी चेंज कर दी है कि आपके मन में अगर इजराइल के खिलाफ की कहानी आएगी, वो सोच आएगी, हम उस सोच को जमींदोज कर देंगे। और यही अब इजराइल की पॉलिसी। आप इस बात को सोच के, मैं ये सोच रहा हूं कि जो कुछ कहा नेतन्याहू ने कि अमेरिका के यहूदियों, ये तुम्हारे सम्मान की लड़ाई है, ये तुम्हारे आत्मसम्मान की लड़ाई है, ये बात जब अमेरिका में गई होगी, वहां का थिंक टैंक इसके बारे में क्या सोच रहा होगा, पेंटागन तक क्या मैसेज गया होगा, CIA क्या सोच रही होगी। अमेरिका का पूरा आर्थिक तंत्र जिन लोगों ने उठा के रखा है वो है यहूदी। यहूदियों की संख्या दुनिया में कम जरूर है, लेकिन यहूदियों का दिमाग दुनिया में सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट करता है, धन क्रिएट करता है। अमेरिकी इकोनॉमी यहूदियों के बल पर खड़ी है। ये जो मल्टी ट्रिलियन इकोनॉमी है वो यहूदी चला रहे हैं, और वहीं पर नेतन्याहू ने निशाना लगाया है। वो अमेरिका की दुखती रग है, उसका वेल्थ पावर, इकोनॉमिक पावर। ऊपर से नीचे तक जब आप अमेरिका के अंदर टॉप बिलियनियर्स की लिस्ट निकालेंगे, आपको कम से कम 20 ऐसे लोग मिलेंगे जो यहूदी हैं और जो सैकड़ों अरबों करोड़ अरबों खरबों डॉलर के मालिक हैं। ऊपर से उठाइएगा, गूगल से लेकर मेटा, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, डेल टेक्नोलॉजी, ब्लूमबर्ग, क्या क्या उठाइएगा, कौन कौन सी कंपनी, व्हाट्सएप, ब्लैकस्टोन, एडवांस पब्लिकेशंस, न्यू इंग्लैंड, ड्रीमवर्क्स, KKR, गल्फ स्टेट्स, होम डिपोट, फेसबुक, असाना, कितनी कंपनियों के नाम लेंगे। और इन सबके नाम पढ़ लीजिए, लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन, मार्क जुकरबर्ग, लैरी एलिसन, स्टीव बॉलमर, माइकल डेल, मिचेल ब्लूमबर्ग, जेफ यस, कितने नाम लेंगे। ये सब यहूदी हैं, यानी यहूदी अमेरिकी आर्थिक तंत्र को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर अमेरिका चाहेगा भी कि दुनिया की वो पट्टी जहां, जिसको इजराइल कहते हैं, जहां यहूदी बसते हैं, दुनिया का इकलौता देश जिसको यहूदियों का देश कहा जाता है, अगर अमेरिका चाहेगा कि उनसे मुख मोड़ लें, ये यहूदी ये नहीं होने देंगे जो अमेरिका को चला रहे हैं। ये रिपब्लिकन्स को भी पैसा देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, ये डेमोक्रेट्स को भी पैसा देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। आपको लगता है कि अमेरिका इजराइल को अकेला छोड़ देगा? ये होने दिया जा सकता है? ये अमेरिका में रहने वाले यहूदी होने देंगे? नहीं होने देंगे। और जब जब इजराइल परेशानी में होगा तो जो नेतन्याहू ने किया है, But I ask you, the Jews of America and the Jews of the diaspora, to do one thing. Stand up. Don't cower. Don't be afraid. Fight back. Because people will only respect us if we respect ourselves. And when they level lies at us, throw back the truth and do it standing up. Stand up for the truth. Stand up for Israel. Stand up for the Jewish people. Stand up for the Jewish future. जी हां, इजराइल के नेतृत्व में कोई भी बैठा होगा वो यही करेगा। उसे लगेगा कि अमेरिकी थिंक टैंक या अमेरिका में बैठे प्रशासनिक लोग कुछ और अलग सोच रहे हैं, मोसाद और इजराइल से अलग सोच रहे हैं। तब तक इजराइल में बैठा कोई नेता यही कहेगा कि अमेरिका के यहूदियों, ये आपके सम्मान की बात है। और अमेरिकी अर्थतंत्र तब घबराएगा और फिर अमेरिका को पीछे आना ही पड़ेगा। अमेरिका के पास कोई रास्ता नहीं। और अमेरिका आज जैसे भी हालत में है, सुरक्षित है, बचा हुआ है, इतने सारे दुश्मनों के बावजूद
तो उसका एक बड़ा कारण है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल है। इजराइल बहुत सारी चीजों को पहले ही स्तर पर अपने लेवल पर न्यूट्रलाइज कर देता है जो अमेरिका के लिए खतरा है, और इसीलिए इजराइल पर भविष्य के खतरे को मिनिमम करने के लिए यह लड़ाई तो अमेरिका को लड़नी ही होगी, कोई रास्ता नहीं है। पुराने जासूस रहे हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज में काम किया है, लकी बिस्ट हैं, उन्होंने बड़ा शानदार लिखा है। वो लिखते हैं, दुनिया को दिखाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप स्विट्जरलैंड में शांति कराना चाहते थे, लेकिन सब कुछ हुआ नहीं। यह पूरा ड्रामा असल में CIA का एक सीक्रेट प्लान था। अंदर की बात, ट्रंप ने जानबूझकर ईरान को उकसाने के लिए लेबनान और हिजबुल्लाह का मुद्दा उठाया। CIA को अच्छे से पता था ऐसा सुनते ही ईरान गुस्से में स्विट्जरलैंड की इस मीटिंग से वॉकआउट कर जाएगा। असली खेल, नैरेटिव यानी चाल यही थी कि दुनिया की नजरों में अमेरिका शांति का दूत बन जाए और सारा दोष ईरान पर मढ़ दिया जाए। देखो, ईरान ही शांति नहीं चाहता, बिना गोली चलाए ईरान को पूरी दुनिया के सामने विलन बना दिया। हो सकता है एक अंडरस्टैंडिंग होगी अमेरिका इजराइल के बीच कि हम बोलेंगे शांत शांत शांत, तुम उधर मारते रहना, हम बोलेंगे शांत शांत शांत, तुम उधर मारते रहना, हम बोलेंगे अरे मेरा सुन ही नहीं रहा है। और ये अंडरस्टैंडिंग है, ये दिख रहा है अब। नहीं तो एक तरफ मीटिंग हो रही है, दूसरी तरफ ट्रंप धमका रहे हैं। जिस दिन फ्रांस में बैठ के साइन किया, उसी दिन से लेबनान पर अटैक इजराइल ने बढ़ा दिए। आपको ये सब ऐसे लग रहा है? नहीं, इजराइल के बगैर शांति मुमकिन नहीं है। मिडिल ईस्ट का ये युद्ध, ये तनाव रुकेगा तब जब बेंजामिन नेतन्याहू चाहेंगे, रुकेगा तब जब मोसाद ग्रीन सिग्नल देगा, रुकेगा तब जब दुनिया के यहूदियों को यह लगेगा कि उन्होंने अपने आने वाले 100 वर्षों के लिए अपना सुरक्षा तंत्र तय कर दिया है, तब ये रुकेगा। उससे पहले इस कहानी का कोई अंत नहीं है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।